नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारी घटना सार की सीरीज चल रही है और इसमें कई क्लासेस हो चुकी हैं जो कि आपने देख ली होगी, है ना। क्योंकि मुझे कमेंट्स के माध्यम से पता तो चलता ही रहता है भाई, मैं बोलता रहता हूँ कि कमेंट्स करते रहिएगा। अगर आपको क्लास जैसी लगा करे वैसा कमेंट कर दिया करिएगा, है ना। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अच्छा कमेंट करिए, नहीं अच्छी लग रही है तो बुरा कमेंट करिए, पर करिए तो एटलीस्ट पता तो चले चल क्या रहा है ना। चलिए, ज्यादा समय खराब ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली घटना इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। ठीक है, तो श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा रही है अभी हाल ही में उनकी, अप्रैल में, 5 से 6 अप्रैल की। और यहाँ पर वहां के राष्ट्रपति जो है ना, वो है दिशा नायके, इनके साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का कोलंबो में स्वतंत्रता चौक पर औपचारिक स्वागत हुआ है। तो स्वतंत्रता चौक वहीं पर है, उसको इंडिपेंडेंस स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर है वो राष्ट्रीय दिवस समारोह का यहाँ पर स्थल है। यहाँ पर यही सब होता है। ठीक है, दोनों के बीच कई समझौते हुए हैं, 7 समझौते और हस्ताक्षर हुए। कौन कौन से वो समझौते थे पूछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार जान लेते हैं कौन कौन से मुद्दों पर समझौते हुए हैं। रक्षा एवं सहयोग समझौते पे हुआ है, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर। मेंस के लिए वैसे बेहतरीन टॉपिक है ये, अगर मेंस पे इसमें क्वेश्चन आया तब इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर यही सब समझौते लिखने पड़ेंगे वहां पर। अभी तो उतना पीटी का जो है ना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, लेकिन मेंस में तो लिखना पड़ेगा ये सब। ठीक है, फिर भी कोई नहीं, देखते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में क्या हुआ है, भारत और श्रीलंका और यूएई, मतलब यूएई बीच में भी आ गया है ये। इनके बीच ऊर्जा के क्षेत्र में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इसमें श्रीलंका के तिरुकोमाली बंदरगाह पर ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने की बात हुई है। ठीक है, फिर डिजिटल परिवर्तन की भी बात हुई है, सोलर पावर प्रोजेक्ट की भी बात हुई है। अब मैं एक चीज यहाँ पर आपको बता दूं कि जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है वही आप लोग हाईलाइट करिएगा, क्योंकि ये मैंने सारा पढ़ लिया है, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं जो कि हम छोड़े। मतलब जो है वो ये जो हाईलाइट वाला सेक्शन है यही है, तो आप भी साथ के साथ हाईलाइट कर लीजिएगा, या तो आपके पास किताब होगी, नहीं तो फिर मैं ये हाईलाइटेड जो अ, ये है पीडीएफ, ये मैं डलवा दूंगा ग्रुप में, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए, फिर एक और मुद्दा क्या है यहाँ पर, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, दवा उद्योग में सहयोग, सांस्कृतिक और धार्मिक जीर्णोद्धार की बात हुई है। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई है, श्रीलंका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, श्रीलंका मित्र विभूषण। तो विभूषण जी कहाँ के थे, वो वहीं के थे, विभीषण, विभूषण से विभीषण याद कर लीजिए, और वो मित्र थे राम के, तो वही याद कर लीजिएगा। वो विभूषण जो मित्र विभूषण सम्मान है वो मोदी जी को दिया गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला यह 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। मतलब मोदी जी को खूब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं, जहां जाते हैं वहीं का ले आते हैं, है ना, पुरस्कार। अब देखते हैं अगली न्यूज यहाँ पर है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। ये क्या हुआ है, ये 3 साल में हुआ है इस बार। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जान लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के पास स्थित जो 7 देश है उनका समूह है ये। कौन कौन से देश हैं, भारत के पास वाले ही हैं सबके सब। सबसे पहले तो हमारा भारत, फिर उसके बगल में देख लीजिए यहीं पर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार भी लगा हुआ है, भूटान भी लगा हुआ है। ठीक है, बस एक थाईलैंड है जो म्यांमार से आगे है। ठीक है, तो ये 7 के 7 देश हैं, ये बिम्स्टेक में शामिल है, और इसका मुख्यालय जो है वो ढाका में है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। अब जान लेते हैं कि इसमें क्या बात हुई थी। तो इसमें बात हुई थी कि ये 3 साल बाद बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए। हमसे यही पूछा जाएगा कि जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है, छठा लिखे या ना लिखे, ये तो लिख ही सकता है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो हमें तुरंत बता देना है कि ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, डेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि क्योंकि यूपी का पेपर है, कुछ भी हो सकता है। 4 अप्रैल 2025 को ये आयोजित हुआ है, अभी हाल ही की घटना है, तो ये जल्दी याद भी हो जाएगा। इसकी थीम क्या रही है, देखिए, थीम रही है प्रोस्पेरियस, रेसिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। ठीक है, तो हिंदी में याद कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो एक थीम याद करके रखिएगा। ठीक है, फिर है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं जो पेटोंगतार्न सिनावात्रा, इन्होंने स्वागत में भाषण दिया है। इन सारे देशों के स्वागत में इन्होंने भाषण दिया था। और एक वहां पर बैंकॉक विजन 2030 के दस्तावेज को अपनाया गया है। आर्थिक एकीकरण और वैश्विक चुनौतियों के प्रति लचीलापन, बुनियादी ढांचा तथा प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय समृद्धि के लिए एक रोड मैप रूपरेखा तैयार की जाएगी इस पर। ठीक है, ये समझ लिया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की इसमें क्या भूमिका रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी छठे बिम्स्टेक सम्मेलन में 21 सूत्री कार्यक्रम का अनावरण किया है। ये 21 सूत्री कार्यक्रम दिया है। ठीक है, तो अब वो 21 सूत्री कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे।
क्योंकि इतना चीजें याद रखना बहुत मुश्किल है, और जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे, फालतू की चीजें बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ठीक है। भारत में इस अवसर पर बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट और बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन का प्रस्ताव हुआ है, ठीक है। इसी समय 4 अप्रैल को क्या हुआ है कि बांग्लादेश के आधिकारिक तौर पर 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। तो अभी जो अध्यक्ष बन गया है वो कौन बन गया है? बांग्लादेश, ठीक है। और पिछले अध्यक्ष थाईलैंड से नेतृत्व मिला है। तो इससे पहले कहां पर हुआ था बिम्स्टेक? थाईलैंड में, ठीक। थाईलैंड से इसको नेतृत्व मिला है अध्यक्षता का। तो अभी कौन है? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने अध्यक्षता को स्वीकार कर लिया है। तो ये पॉइंट हो गया मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। समझने वाली बात थी ये कि हमें थाईलैंड सॉरी हमें नहीं, बांग्लादेश को थाईलैंड से ये अध्यक्षता मिली थी। और ये अध्यक्षता वहां के जो सलाहकार हैं, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग ये देख ही चुके हैं कि इसका पूरा नाम क्या था। फिर नेक्स्ट घटना है ग्लास सीलिंग इंडेक्स। ग्लास सीलिंग इंडेक्स ये क्या है? ये तो नया इंडेक्स पढ़ रहे हैं हम लोगों ने, कभी भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है हमारा 8 मार्च को, उस दिन ये लाया गया, ठीक। लंदन स्थित द इकोनॉमिक्स द्वारा संकलित ग्लास सीलिंग इंडेक्स जीएसआई 2025 का कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन देशों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करेगा। ये महिलाओं की स्थिति कहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है और कहाँ पर सबसे कठिन है, ये देखेगा ग्लास सीलिंग इंडेक्स, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा इसके माध्यम से, है ना। फिर क्या हुआ? स्वीडन ने आइसलैंड को पछाड़कर कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश का स्थान प्राप्त कर लिया है। स्वीडन ने किसको? आइसलैंड को पछाड़कर नंबर 1 पर आ गया है स्वीडन इसमें। तो ये हमें याद रखना है। और और जो ग्लास सीलिंग इंडेक्स है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो ओईसीडी है, इसके 20 देशों में महिलाओं के लिए काम करने की स्थितियों का मूल्यांकन करता है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। किसका? ओईसीडी का, ठीक है। ये देख लिया हम लोगों ने। अब ये पॉइंट जो दिए हुए हैं ये किसी काम के नहीं है, तो इनको सबको काट दीजिएगा। अपने स्तर पे अगर देखना है आप देख लीजिए, मैंने देख लिए हैं, मुझे कोई काम उसमें खास लगा नहीं है। अब शीर्ष 10 देशों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? यहाँ पर है अ, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस है नंबर टॉप पर, सेकंड पर है स्पेन, ठीक। तो 2 ही याद रख लीजिएगा। और इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमें पढ़ना था, तो आप भी वही पॉइंट पढ़िए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का मॉरिशस यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी मॉरिशस में गए थे मार्च में। तो ये भी 2 दिवसीय यात्रा थी, 10 से 12 मार्च की। 2 दिन के लिए ही जाते हैं मोदी जी, क्योंकि देश को ज्यादा देर तक छोड़ नहीं सकते प्रधानमंत्री साहब, तुरंत वापस आ जाते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? वहां पर राष्ट्रीय दिवस होता है 12 मार्च के अवसर पर, ये वहां गए हुए थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का प्रयास था, बल्कि क्या प्रयास था इनका कि भारत का जो सागर विजन है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको भी रेखांकित वहां पर करेंगे। और हिंद महासागर के क्षेत्र के देशों के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा में शामिल करेंगे, ठीक है। फिर मोदी जी यहाँ पर मुख्य अतिथि तो थे ही, इसके रूप में मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह, 12 मार्च को वहां का राष्ट्रीय दिवस समारोह था, 57वां, कहाँ का? मॉरिशस का, उसी में शामिल होने गए थे। और इसके वो खुद तो गए ही थे वहां पर, क्या भारतीय नौसेना और युद्धपोत वायुसेना की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम के साथ भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी के ने भी हिस्सा लिया। और मॉरिशस को 12 मार्च 1968 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी, ठीक है। ये पॉइंट तो खैर अलग सा हो गया है। मॉरिशस को आजादी कब मिली थी? तो वो मिली थी 12 मार्च 1968 को, भारत से बहुत साल बाद, ठीक। भारत को तो 47 में मिल गई थी। फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए आपसे कि कौन है अभी, तो वो है नवीन चंद्र राम गुलाम, ठीक है। मॉरिशस के हैं लेकिन नाम पूरा इंडियन का लग रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर एक पॉइंट और ये मैंने हाईलाइट किया है, आप भी कर लेना। भारत में जो मोदी जी थे और राम गुलाम, मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी भी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका जो है यहाँ पर उद्घाटन हुआ है नवाचार संस्थान का उनके नाम से, ठीक है। फिर मोदी जी को यहाँ का 21वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। मुझे लगता है ना, अंतरराष्ट्रीय सम्मान तो पूछेगा ही पूछेगा,
वो नाम से ना पूछ ले, 4 अंतरराष्ट्रीय सम्मान के नाम लिख दे और कह दे कि इनको सिक्वेंस से लगाइए। तो ये इसके लिए भी तैयार रहिए, ऐसे क्वेश्चन बनना अब स्टार्ट हो गए हैं, आयोग हमारा ऐसा क्वेश्चन खूब बनाता है, उसका फेवरेट एरिया हो गया है, तो ये याद रखना आप। अभी हम लोगों ने श्रीलंका का पढ़ा था, श्रीलंका का कौन सा था, 22वां था, और ये 21वां है मॉरिशस का। ठीक, मॉरिशस का जो सर्वोच्च सम्मान है द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, इस ये मोदी जी को मिला है। तो इंडियन ओशन का नाम आ रहा है एंड की ऑफ इंडियन ओशन, तो आप जैसे भी याद रखो इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट घटना यहाँ पर है, ग्लोबल टेररिज्म की बात हो रही है और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 अभी निकाला गया है। तो सबसे पहले तो इंडेक्स में हम लोग 4 बातें याद रखा करेंगे, कौन सी, कौन इसको निकालता है, ठीक है, सबसे पहले ये होना चाहिए। फिर टॉप पर कौन है, ठीक है, फिर लोअर पर कौन है, और फिर भारत की स्थिति क्या है। ये 4 चीजें हमें किसी इंडेक्स में देखनी ही देखनी है, क्वेश्चन अगर बनेगा तो 4 स्थितियों से बन जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भाई, निकालता कौन है, सबसे पहले कौन निकालता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी, इसको निकालता है। तो आईईपी द्वारा 5 मार्च 2025 को 12वें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी किया गया। तो हमने देख लिया इसको निकालता कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस या फिर आईईपी के नाम से आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, टेररिज्म, टेररिज्म की भी बात हो रही है और इकोनॉमिक्स की भी बात हो रही है, तो इकोनॉमिक्स इसको निकालता है। अब बात करते हैं भैया इसके टॉप पर कौन है, टॉप पर देख लेते हैं अभी कौन है, बुर्किना फासो इसके टॉप पर है। ठीक, उस और देख लीजिए सेकंड पर कौन है, पाकिस्तान, है ना, तो ये हो गया। फिर लोअर पर कौन है, तो देख लेते हैं, भारत का स्थान मिल गया हमें, स्टार भी लगा हुआ है, आप भी अब यहाँ पर एक स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ पर भारत का स्थान जो है वो 14वें स्थान पर भारत यहाँ पर है। ठीक है, टेररिज्म में 14वां स्थान। देखिए अगर टेररिज्म किसी को बनाना चाहता है पाकिस्तान, तो वो क्या करता होगा, 14 साल से ही उसको ट्रेनिंग देने लगता है। तो 14 से ही आप लोग याद रखिएगा कि भारत का स्थान जो है इसमें भारत की रैंक क्या है, 14वीं। ठीक है, ये देख लिया, और इसी के साथ ये हो गया है खत्म। श्रीलंका और भूटान दो ऐसे देश हैं जहां शून्य आतंकवाद दिखाया गया है। देखिए ना तो श्रीलंका में कोई आतंकवाद है और ना ही भूटान में, बड़े अच्छे देश हैं अगर यहाँ पर आतंकवाद नहीं है तो। फिर है वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक 2025, ये भी निकाला गया है। तो इसको कौन निकालता है, वही 3-4 पॉइंट हम लोगों को हर सूचकांक में देखने हैं कि इसको कौन निकालता है। तो इसको निकालता है अमेरिका स्थित थिंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा, इसको निकाला जाता है। ठीक है, अब इसमें भारत की स्थिति क्या रही है, तो भारत 24वें स्थान पर रहा है। देखिए 24 की एज में घर से हर कोई मुक्त होना चाहता है ना। अब 24 के बाद तो फिर कोई नहीं रुक सकता है, ऐसा होता है मोस्टली, आप लोग भी 24 तक तो रुक सकते हो, 24 के बाद तो नहीं रुकोगे। तो मैंने ऐसी ट्रिक बनाई है, बाकी आप लोग अगर कोई बेस्ट ट्रिक मिले तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा, तो आपको भी याद हो जाएगी और दूसरे किसी और को भी याद हो जाएगी। ठीक है, फिर फ्री स्पीच जो इंडेक्स है उसमें भारत का स्कोर कितना रहा है, तो स्कोर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये मैंने देख लिया है 62.6 रहा है। ठीक है, यह सर्वे अक्टूबर 2024 में किया गया था और रिपोर्ट हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो ये देख लिया मैंने सारे पॉइंट। फिर इसके बाद लिखा है इसमें गिरावट का अनुभव किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और जापान देशों में भी गिरावट देखी गई है आतंकवाद की। ठीक है ना, नहीं आतंकवाद की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक की। तो अभी वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में कहाँ कहाँ पर गिरावट की गई है, अगर आपसे पूछ ले, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और जापान, इन देशों में। अब बात करते हैं शीर्ष पर कौन रहा है, तो शीर्ष स्थानों में फिर से वही नॉर्वे टॉप पर नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर रहा है डेनमार्क। ठीक है, और भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है, पहले ही देख लिया हम लोगों ने, 24वें स्थान पर रहा है। अब है पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट हुई है 2025 में। तो सबसे पहले तो करते हैं कि ये कहाँ पर हुई है, तो पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट 2025 अर्जेंटीना के कार्डोवा में हुई। तो देश हमें याद रखना है, पार्टनरशिप की बात हो रही है और हेल्दी सिटीज की बात हो रही है, तो अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना का एक शहर है कार्डोवा, ब्राजील का एक शहर है फोर्टोलेजा, और ब्रिटेन का एक शहर है ग्रेटर मैनचेस्टर। ये 3 जगह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट में इन तीनों को सम्मानित किया गया है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि हम लोगों को याद करना पड़ जाए। ठीक है, अगर देखना है तो ये पॉइंट देख लीजिएगा, सम्मेलन में 61 शहर
मेयर और अधिकारी शामिल हुए थे, तो कोई मतलब है नहीं इस पॉइंट का। अब देखते हैं, विश्व खुशहाली दिवस की बात हो रही है, खुशहाली रिपोर्ट की बात हो रही है, तो इसे निकालता कौन है खुशहाली रिपोर्ट? इसको निकालता है बेल विंग रिसर्च सेंटर द्वारा विश्व वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट निकाली गई। और इसमें भारत का और विश्व का देख लेते हैं। देखिए, इसे तैयार करने में जिन प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थानों का सहयोग लिया गया है उसमें गैलप वर्ल्ड पोल, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड भी शामिल हुए थे। तो ये बोर्ड अगर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टफ करना होगा तब ये बोर्ड पूछ लेगा आपसे, है ना, तो इसके विशेषज्ञ भी शामिल हुए थे। बाकी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है हमारा फिनलैंड। अब कैसे याद रखेंगे? खुशहाली रिपोर्ट की बात हो रही है तो खुशहाली को आप हैप्पी या खुशहाली कुछ भी पढ़ो, तो उसको बताइए आप कब, जब फन करोगे आप कुछ तभी तो आप खुश रहोगे, तभी तो हैप्पी रहोगे, खुशहाली, है ना, तो फन से हो जाएगा फिनलैंड। तो इसमें फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष या और ज्यादा वर्ष से लगातार ये रहा है टॉप पर, तो इसको याद रखिएगा फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क पहले पर मत लगा दीजिएगा। लास्ट में कौन रहा है? तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट में रहा है। ठीक है, ये देखिए 147 पर अफगानिस्तान रहा है। अब देख लेते हैं भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति इसमें क्या रही है? 118। कैसे याद रखोगे? देखिए, खुशहाली की बात हो रही है, पूरा इसका है कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, तो जब तक इंसान वयस्क नहीं होता ना तब तक खुश ही रहता है। ठीक है, जब वयस्क कितने साल में होता है? 18 साल में, तो 18 याद कर लीजिए और फिर एक और लगा लीजिए तो हो जाएगा ये 118। ठीक है, अब ये आपको रैंक याद हो जाएगी। ठीक है, भारत दान देने में कौन से स्थान पर है? 57वें स्थान पर है। और अजनबियों की मदद करने में 74वें स्थान पर है। पता नहीं कैसे पीछे रह गए, अजनबियों की मदद तो आप लोग बहुत ज्यादा करते हो, है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन भारत की जो मूल रैंक है वो याद रखिएगा, हैप्पीनेस में कितनी है? 118। इसकी बात हो गई है। अब देख लेते हैं विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 क्या कह रही है, इसको कौन निकालता है? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है यूनेस्को, इसको वही निकालती है वैश्विक जल विकास रिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें चर्चा क्या हो रही है इस बार, क्यों वैश्विक जल विकास रिपोर्ट निकाली गई है? क्योंकि इसमें ये चर्चा हो रही है कि जो जो ग्लेशियर है वो तेजी से पिघल रहे हैं और इस पर जो आगे आने वाली दिक्कत होगी तो उस पर चिंता व्यक्त की गई है। ठीक है, 2025 में ये रिपोर्ट आई है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या है ये आप लोगों को याद रखनी है, ग्लेशियरों का संरक्षण। क्योंकि इस बार ग्लेशियर का संरक्षण थीम क्यों रखी गई है? क्योंकि विश्व जल विकास रिपोर्ट आई है इस बार, तो इसको लगा लीजिएगा आप स्टार और इसे याद भी कर लीजिएगा। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं और इसी दिन इसकी थीम रखी गई है ग्लेशियर का संरक्षण। ठीक है, अमेरिका की कोलोराडो नदी जो है इसके बारे में बताया गया है, जो 20,000 से सूखी पड़ी है। तो ऐसे ही जगहों की बात होगी इसमें। और 2024 में दुनिया के सभी 19 ग्लेशियर क्षेत्र जो है लगातार तीसरे वर्ष अभूतपूर्व नुकसान देखा जा रहा है, बहुत जल्दी पिघल रहे हैं ये। ठीक है, इसमें विश्व मौसम संगठन ने कहा है कि इसमें नॉर्वे, स्वीडन और स्वालबार्ड, ये तीन जो देश है ना, इनको अधिक प्रभावित क्षेत्र बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, ये नॉर्थ में है। ठीक है, सर्दी बहुत पड़ती है यहाँ पर, तो ये भी बहुत तेजी से, जो विश्व मौसम संगठन है बताया कि इनको भी तीनों से को नुकसान हो गया है, किसको किसको? नॉर्वे, स्वीडन और स्वालबार्ड को। ठीक है, अब नेक्स्ट रिपोर्ट यहाँ पर क्या कह रही है? संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर दिवस रिपोर्ट। देखिए कैसी कैसी रिपोर्ट आ रही है अब, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, छोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि काम हमारा याद करना ही है और याद करना पड़ेगा। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर दिवस रिपोर्ट क्या है? और तब भी मैं यहाँ पर क्या कराते जा रहा हूँ, साथ के साथ आपको हाईलाइट ही चीजें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फालतू चीजें मैंने खुद ही यहाँ पर हटा दी। अगर सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ना तो क्लास बहुत ज्यादा चल जाएगी और बहुत लंबी भी हो जाएगी और बहुत दिनों तक हम लोग खत्म ही नहीं कर पाएंगे। 6 महीने का करंट अफेयर है, 8 से 10 क्लासों में खत्म कर देंगे इसको। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निकाली है ये संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर दिवस रिपोर्ट। ठीक है, और इसमें क्या चर्चा हुई है? ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। तो कहीं आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि ग्लेशियरों के लिए संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय जो वर्ष घोषित किया गया है वो कौन से सन को किया गया है? 2025 जो अभी चल रहा है इसी को किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या हुआ है, 2025 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा। तो ये लगा लीजिए आप लोग मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि भैया इसी साल से ये स्टार्ट हुआ है 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना, चांसेस अच्छे हैं। अब देख लीजिए क्या हो रहा है।
ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में यह संकट सबसे गंभीर रूप से देखा जा रहा है। ठीक है, 2001 से 10 की तुलना में 65% अधिक पिघल गया है हिंदू कुश पर्वत, उसकी बात हो रही है। और वैश्विक तापमान जो है ना 1.5 डिग्री सी से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, तो 2100 तक जो हिंदू कुश पर्वत है वो 30 से 50% हिस्सा समाप्त हो जाएगा, इसका पिघल जाएगा और बह जाएगा पानी, है ना। तो ये पॉइंट भी हम लोग याद रख लेंगे। फिर आ गया यहाँ पर 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की बात हो रही है 2024 की। देखिए जल रिपोर्ट हम लोगों ने इस बार देख ली, जल रिपोर्ट आई है, तो उससे जल रिपोर्ट के बारे में जो जो संबंधित उससे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, वो हम लोगों ने देख लिए। फिर इस बार राष्ट्र विश्व ग्लेशियर दिवस भी मनाया गया है, और पहली बार ये 21 मार्च को बनाया गया है विश्व ग्लेशियर दिवस, तो ये पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसको निकालता है। अब देख लेते हैं, वायु की बात हो रही है, ग्लेशियर की हो गई है, जल की हो गई है, पृथ्वी की भी हो गई है, तो अब कहाँ की बात होगी, अब होगी वायु की। तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो 2024 में आई है वो कौन सी रिपोर्ट थी, वो 7वीं थी विश्व की वायु। अब इसको निकालता कौन है, स्विस कंपनी है एक IQ एयर, इसने अपनी 7वीं वार्षिक रिपोर्ट विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की। तो हमसे अगर पूछा जाएगा कौन निकालता है, स्विस कंपनी की जो IQ एयर कंपनी है वो इसको निकालती है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को। सबसे प्रदूषित 20 शहरों में की सूची में सर्वाधिक शहर 13 भारत की स्थित है, बताइए। अगर वर्ल्ड में 20 शहरों की बात हो रही है तो 20 में से 13 शहर जो है ना वो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं भारत के। ठीक है, तो ये कितनी शर्म वाली बात हो गई हमारे भारत के लिए। और भारत को विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है, बताइए। इसी देश में हम लोग रहते हैं, और इस देश में भी वहां पर रहते हैं जहाँ प्रदूषण तो कभी खत्म ही नहीं होता, दिल्ली जैसे शहर में, है ना। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से शहर हैं, क्या है ये भी देखते हैं। इस सूची में पाकिस्तान के 4 शहर, जबकि चीन और कजाकिस्तान के एक एक शहर है, तो पड़ोसियों का देखना जरूरी होता है ना, इसलिए देख लिया, तुलना तो उन्हीं से की जाती है। सूची में एशिया से बाहर एकमात्र शहर है चाड की राजधानी एन जमेना को शामिल किया गया है, जो कि प्रदूषित शहरों में, नहीं तो और किसी को इसमें शामिल भी नहीं किया गया। ठीक, उत्तरी अमेरिका में सबसे उच्च प्रदूषण वाले शहर कैलिफोर्निया में स्थित है, बताइए जो सबसे उच्च प्रदूषण वाला शहर है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। अब कैलिफोर्निया तो आपको दिख ही गया होगा, आप लोग अमेरिका का मैप तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा हो गया अमेरिका का मैप, ठीक है ना, यही होता है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये है कैलिफोर्निया। ठीक है, ये जो निकला होता है हल्का सा, है ना, समझ गए होंगे आप लोग, ये है कैलिफोर्निया, वो कैलिफोर्निया ही गायब हो गया। ठीक है। वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण जो है उनकी बात होती है यहाँ पर, और जो सूक्ष्म कण होते हैं वो कितने होते हैं, PM2.5 पर आधारित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर इतना ही देखिए। ओशेनिया जो है वो दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ओशेनिया आपको दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर जाइए न्यू पापुआ गिनी, और न्यू पापुआ गिनी से आप जाइए तो वहां पर आपको ओशेनिया दिख जाएगा, है ना। देखिए सबसे 5 सबसे प्रदूषित देश जो है उनमें सबसे टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है चाड, फिर नंबर 2 पर है बांग्लादेश, 3 पर पाकिस्तान, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, अफ्रीकन कंट्री, और फिर उसके बाद है 5वें नंबर पे भारत। ठीक है, यहाँ का PM2 पॉइंट सांद्रता वो है, वो कितनी है, 50.6 है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। फिर है तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर आ गया भारत, जो था पहले तीसरे स्थान पर था, अब 5वें स्थान पर आ गया है। और ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है ना हमारे मेघालय में स्थित है, और वो भी कौन सा, वर्नी हाट। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा। अगर आपसे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर पूछ ले तो वो मेघालय का है वर्नी हाट, वहां पर PM2 पॉइंट सांद्रता 28.2 दर्ज की गई है। ठीक है, और अगर राजधानी की बात करें तो सबसे गंदी राजधानी जो है, प्रदूषित राजधानी, गंदी तो नहीं कहेंगे, नई दिल्ली में लगातार छठे साल दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी रही है, जहां PM2.5 की मात्रा 91.8 रही है। बताइए क्या हालत है दिल्ली की, सांस लेने लायक भी स्थिति नहीं है, और दिल्ली में हम लोग रहते हैं, तो आप समझ लीजिए हम लोगों पर मतलब फेफड़े वेफड़े बचे भी होंगे कि नहीं बचे होंगे पता नहीं, दिखवा लेंगे एक दिन। ठीक है, फिर 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की बात यदि करें तो नंबर 1 पर कौन सा है, हमारा बर्निहाट मेघालय वाला, भारत का ही है। फिर दूसरे पर भी दिल्ली है, भारत का ही है। और फिर 9 नंबर पर फिर हमारा लोनी उत्तर प्रदेश, भारत का ही है, यूपी का ही। और 10वां फिर से नई दिल्ली है, भारत का 91.6, जो कि कैपिटल है। ठीक है, दिल्ली को उनने अलग से जोड़ दिया है और नई दिल्ली को अलग से जोड़ लिया है। ठीक है,
इतनी चीजें इसमें याद रखना। और 20 शहरों में यदि शामिल होने की बात करी जाए तो 13 भारतीय शहरों में अन्य शहर हैं, गुड़गांव, गंगानगर, ग्रेटर नोएडा देख लीजिएगा क्योंकि यूपी की बात हो रही है, और भिवंडी, मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़ और नोएडा की भी बात देख लीजिए, ये भी यूपी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ भी ग्रेटर नोएडा और नोएडा में ठीक ठाक पॉल्यूशन है, तो वहां के लोग ज्यादा खुश ना हो। फिर सीपरी की जो एक वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट आती है, वो आई है 2025 में। सिपरी क्या होता है ये देख लेते हैं। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिपरी रिपोर्ट निकालती है, जो कि क्या कहती है कि वैश्विक स्तर पर हथियारों के हस्तांतरण पर नवीनतम रिपोर्ट जारी होती है, वो करती है सिपरी। मतलब जो हथियारों की खरीद फरोख्त हो रही है उस पर बात करती है, लीगल तौर पर, इनलीगल नहीं। ठीक है, 2023 20 से 24 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हथियारों के निर्यात में 21% की वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर फ्रांस से हुई है। तो अब हम इधर पर एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, क्या ही पढ़ेंगे ऐसे तो। ये चार्ट क्या कह रहा है, सर्वाधिक हथियार आयातक 10 देश कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर यूक्रेन है और नंबर 2 पे हमारा भारत ही है। देखिए यहाँ भी पीछे नहीं हटा, भारत सबसे ज्यादा देखा जाए तो हथियार आयातक देश है, सेकंड नंबर का। ठीक है, सेकंड नंबर का है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन और रूस वॉर जब से चला है तब से यूक्रेन को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान को देखना बहुत जरूरी है, ये 5वें नंबर पर। ठीक है, थोड़ा कम खरीद रहा है ये, अगर ज्यादा खरीदता तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती। ठीक है, 5वें नंबर पर हो गया पाकिस्तान। चाइना का तो इसमें नाम ही नहीं है, क्योंकि चाइना उतना खरीदता भी नहीं, खुद के बनाने लगा है। फिर है 5 बड़े निर्यातक देश, कौन कौन बेचते हैं हथियार, तो सबसे टॉप पर अमेरिका, फिर फ्रांस, फ्रांस इसमें सेकंड नंबर पर आ गया है। देखिए रूस को इसने पछाड़ दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर पे था पहले फ्रांस, लेकिन अब आ गया है दूसरे नंबर पे, तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है, सेकंड पर फ्रांस आ गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना कहीं पूछ ले तो। इन देशों, ये जो 5 देश है ना, इन देशों की वैश्विक निर्यात में भागीदारी कितनी है, 72% है अकेले ही। तो बताइए ये कितने हथियार बेचते हैं सभी लोगों को, है ना। देखा जाए तो एक तरीके से अशांति का माहौल इन्हीं लोगों ने बनाया है। खैर ऐसा कह नहीं सकते हम लोग। फिर देख लेते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, A23A साउथ जॉर्जिया के पास फंसा है अभी, साउथ जॉर्जिया के पास फंस गया है ये, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। तो आपसे लोकेशन ही पूछेगा खाली कि कहाँ पर फंसा हुआ है, तो ये फंसा हुआ है सबसे बड़ा हिमखंड A23A, ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है एक, ब्रिटिश का साउथ जॉर्जिया, उसके पास फंस गया है। और विविध वन्यजीव आबादी के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा, साउथ जॉर्जिया, ये विविध वन्यजीव आबादी के लिए फेमस है, वहीं पर वो हिमखंड फंस गया A23। यह 1986 में अंटार्कटिका के फिल्चरन आइस शेल्फ से टूट गया था। बताइए 1986 में टूटा था, और अभी तक वो देखा जाए तो पूरी तरीके से घुल नहीं पाया। तो कितना बड़ा वो आ, हिमखंड है या आइसलैंड है ना। चलिए देख लेते हैं अब, जोखिम सूचकांक की बात हो रही है यहाँ पर, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 आया है अभी हाल ही में। तो सबसे पहली बात, निकालता कौन है इसको, थिंक टैंक। देखिए आपको यदि जोखिम होने वाला होगा कहीं से, या जोखिम हो गया होगा, तो फिर आप क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, है ना। तो इसको थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा निकाला जाता है, और सोचोगे तो आप बार बार वॉच देखते होगे, है ना। तो जर्मन वॉच द्वारा इसको निकाला जाता है। और यह सूचकांक मानवीय और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है। ठीक है, किस किस आधार पर करता है, मानवीय और आर्थिक नुकसान के आधार पर। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख ली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस सूचकांक में सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत को छठी रैंक प्रदान हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की में आया है भारत, और इसको छठी रैंक प्रदान हुई है। तो कैसे याद रखोगे, जोखिम है ना, तो मैंने तो जोखिम ही लिख लिया था और उसी से याद किया है। देखिए जोखिम आप भी लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इसी से मैंने रैंक याद रख ली। अब आप लोगों को जैसे याद रखना हो वैसे आप रख सकते हो, है ना। भारत से पहले डोमिनिका पहले, और चीन दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और भारत हो गया हमारा छठवें स्थान पर। बाकी इसमें से हमें कोई सा भी पॉइंट यहाँ पर नहीं देखना है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा रही है, अभी अमेरिका यात्रा पर मोदी जी गए थे। तो वहां पर क्या हुआ है उनके साथ, ये 10 से 12 फरवरी के बीच में गए थे वहां पर। और फ्रांस यात्रा के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय 13 से 14 फरवरी 2025 को ये पहुंच गए हैं अमेरिका। ठीक है, पहले फ्रांस गए थे, फ्रांस से होते हुए गए थे, क्योंकि जब वहां पहुंच गए तो वहां से थोड़ा निकल जाएंगे और आगे। फिर इसके दौरान क्या हुआ है, उनके साथ विदेश मंत्री जयशंकर
और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे, तीनों लोग निकल गए थे, है ना। और वहां पर जो द्विपक्षीय सहयोग हुआ है तो उन पर किन किन चीजों पर बात हुई है, नई पहल क्या क्या रही है वहां पर। 21वीं सदी के लिए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट सैन्य साझेदारी होगी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के अवसरों पर उत्प्रेरित करना, इन मुद्दों पर वहां बात हुई है। और रक्षा सहयोग के विस्तार के लिए भारत 6P-81 मैरीटाइम पेट्रोल विमान और अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान प्रदान करने की सहमति भी अमेरिका की ओर से दे दी गई है। तो अमेरिका तो चाहता ही है कि वो यहाँ पर कुछ बेचे तो नंबर टॉप पर आ जाएगा, और मतलब टॉप पर तो वो है ही, तो और ज्यादा उसको पैसा मिल जाएगा। तो वो तो हथियार बेचने के लिए भारत को हम हमेशा ही न्योता देता है और कहता है, और तो और कहता है फ्रांस और रूस से भी ना खरीदो, हम अकेले देते रहेंगे, है ना, लेकिन हम किसी एक पर निर्भर क्यों हो, ये हमारे भारत की नीति है। तो यहाँ पर क्या क्या खरीदा जाएगा, भारत को 6P-81 मैरीटाइम पेट्रोल विमान और F-35 लड़ाकू विमान, ये दोनों के नाम रखे रखे ध्यान रखना, क्योंकि ये आएंगे तो फिर पूछे जाएंगे। और मोदी जी ने यहाँ पर क्या किया है, मीगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन विजन को ट्रंप के मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारे से जोड़ा है। मोदी जी रैंप बनाने में तो एक नंबर पर चलते हैं, अगर गाने गाएंगे तो बेहतरीन गाने गा लेंगे। मीगा मागा, है ना, मीगा क्या हो गया, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, हमारे भारत का, और वहां का अमेरिका का क्या हो गया, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन दोनों को जोड़ दिया तो ट्रंप साहब तो वैसे ही प्रभावित हो जाएंगे, है ना। अब नई पहलों की घोषणा हुई है, तो 6 महीनों के भीतर भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर IMC और 12U2, इनसे 12U2 क्या है, भारत इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका व अमेरिका समूह की भागीदारी को बुलाने की योजना भी बनाई है भारत ने, ठीक है, 6 महीनों के भीतर होगा। नेक्स्ट न्यूज कह रहा है इसमें कि एक्सेस नाउ की वर्ष 2024 की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट आई है। इसमें क्या होता है वैश्विक शटडाउन रिपोर्ट में, तो इसमें ये होता है कि किस देश ने कितनी बार अपना इंटरनेट को शट डाउन कर दिया, मतलब किस क्षेत्र में इंटरनेट को शट डाउन कर दिया, तो सबसे टॉप पर इसमें कौन है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक्सेस नाउ की रिपोर्ट आई है उसमें म्यांमार 85 शटडाउन मामले के साथ सूची में सबसे टॉप पर है। तो सबसे टॉप पर कौन हो गया, म्यांमार, ठीक है। और इसके बाद भारत दूसरे पर है, दूसरे पर है भारत हमारा, है ना। तो भारत में तो अक्सर होता ही रहता है, कौन कौन से जगह पर होता है, देखिए अभी मणिपुर हिंसा चली थी तो वहां पर लंबे टाइम तक शटडाउन करना पड़ता है, कई कई दिन तक शटडाउन रहा है। तो नंबर 1 पर तो हो गया मणिपुर, नंबर 2 पर हरियाणा हो गया, और नंबर 3 पर हरियाणा क्यों हो गया, किसान आंदोलन, ठीक। और नंबर 3 जम्मू कश्मीर आतंकवादी को लेकर, घटनाओं को लेकर, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ से समझ में आ गया कि भारत शटडाउन में सेकंड रैंक पर कैसे आया। बाकी ये पॉइंट कुछ याद नहीं करने हैं, किसी काम के नहीं है। न्यायिक प्रावधान क्या रहा है, अनुराधा भसीन बनाम संघ के 2020 के मामले में ऐसा हुआ था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि अनिश्चितकालीन इंटरनेट शटडाउन गैर कानूनी है और ऐसे प्रतिबंधों को अनुपात तक आवश्यक मानकों का पालन करना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, एक केस हुआ था अनुराधा वसीम बनाम भारत संघ, ठीक है, 2020 की घटना है, तब ऐसा मामला हुआ था। तो इंटरनेट को लेकर कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि ये बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हो आप, गैर कानूनी है ये, ठीक है। और अगर आवश्यकता पड़े तो एक अनुपात में आप लोग वहां पर शट डाउन कीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं, ठीक। फिर मोदी जी की यात्रा रही फ्रांस, अभी हम लोगों ने देखा ना, वो अमेरिका गए थे तो पहले फ्रांस गए थे 10 से 12 फरवरी के बीच में। और प्रधानमंत्री मोदी जी यह फ्रांस की छठी यात्रा थी। देखिए फ्रांस बार बार जाते रहते हैं, पता नहीं क्यों जाते हैं, लेकिन जाते रहते हैं। 12 फरवरी को पेरिस में 14वें इंडिया फ्रांस CEO फोरम श्री मोदी जी ने संबोधित किया। तो अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले, अपना काम क्या है, मोदी जी कितने बार गए हैं, छठवीं बार गए हैं या 8वीं बार जाए या 10 बार जाए, वो चीज आप लोग भूल जाइएगा। लेकिन वहां पर क्या किया जाके, ये चीज याद रखना है, ऐसे थोड़ी कि गए थे प्रधानमंत्री जी घूम घाम के आ गए, भाई पैसा लगता है बहुत ज्यादा, आने जाने में समय भी खर्च होता है, और प्लस कितनी पैसों की जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, कितनी सेना जाती होगी साथ में, है ना। वहां भी उनका स्वागत किया जाता होगा तो वो भी बेहतरीन तरीके से किया जाता होगा। ऐसे थोड़ी कि एयरपोर्ट पे 2 लोग लेने आ गए, गाड़ी से बिठा के चले गए, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो वहां पर हुआ 14वें इंडिया फ्रांस CEO फोरम को श्री मोदी जी ने संबोधित किया है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट घटना देखते हैं। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों, क्योंकि प्रथम, देखिए
प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया था, और वहां पर भारतीय फौज भी हमारी लड़ रही थी, क्योंकि उस समय तो हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। तो उसमें जो भारतीय सैनिक बहुत सारे शहीद हुए थे, उनको मजार ग्यूज समाधि स्थल पर मोदी जी ने श्रद्धांजलि भी दी है इस बार। और फ्यूजन एनर्जी प्रौद्योगिकी के कैडारेचे स्थित विश्व के सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना ITER का दौरा भी उन्होंने किया है। तो ये दो घटनाएं हम लोगों को याद रखनी है। और तीसरा, ये 14वें इंडिया फ्रांस CEO फोरम को संबोधित किया है। ठीक है, ये तीन आप फ्रांस से संबंधित याद रख लीजिएगा। और नीचे दिया हुआ है कि वर्ष 2026 को नवाचार वर्ष, ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में स्वीकार करते हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए सहमति दोनों पक्षों में बनी है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो नवाचार वर्ष घोषित किया गया है वो किसको किया गया है, तो 2026 को किया गया, ना कि 2025 को। तो इतने पॉइंट याद रखना, बाकी ये कोई पॉइंट काम का नहीं है, मैंने देख लिया है, इसमें कुछ खास नहीं है। और अगर आपको लगे तो आप लगा सकते हो बेहिचक बेझिझक। ठीक है, अब भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक रही है और कौन इसको निकालता है। तो भ्रष्टाचार की जहां पे बात होगी तो इसको निकालेगा ट्रांसपेरेंसी, है ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये 11 फरवरी 2025 को निकाली गई थी। और इसमें भारत 180 देशों के साथ साथ कितने में नंबर पर था, 96वें नंबर पर। ठीक, तो इसकी ये रैंक याद रखना है आपको, भ्रष्टाचार से संबंधित है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का नंबर 96वां है। आप देख लेते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश के शीर्ष स्थान रहा है, जहां पर सबसे कम भ्रष्ट होगा 96 है, मतलब इसका मतलब भारत ठीक ठाक भ्रष्ट है। ठीक है, और अगर फर्स्ट पर है डेनमार्क तो यहाँ पर सबसे कम भ्रष्ट देश है ये। ठीक है, तो डेनमार्क आ गया टॉप पर। देखिए, और सबसे लास्ट में कौन सा है, दक्षिण सूडान। तो ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो गया, भारत हमारा 96 पर है, हम लोगों ने देख लिया है 38 स्कोर के साथ। बाकी इधर कुछ नहीं देखना है, डेनमार्क और फिनलैंड दोनों देख लिए हैं, फर्स्ट पर डेनमार्क और सेकंड पर हमारा फिनलैंड। ठीक, फिनलैंड टॉप पर किसमें था, इसमें डेनमार्क है। देखिए, भ्रष्टाचार वाले में है डेनमार्क, लेकिन हैप्पीनेस वाले में जो बात हुई थी, खुशहाली वाले में, तो उसमें था फिनलैंड। जो जब आप खुश रहोगे तो कुछ ना कुछ फन करते रहोगे, या फिर कुछ ना कुछ फन करते रहिएगा जिससे कि आप खुश रह सको। फिर न्यूजीलैंड के जो तारानाकी माउंगा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा अभी दिया गया है। न्यूजीलैंड का जो एक पर्वत है तारानाकी माउंगा पर्वत, इसको कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा मिला है अभी हाल ही में। तो देखिए कहाँ पर ये स्थित है, ये उत्तरी द्वीप पर आपको मिलेगा। न्यूजीलैंड का जो मैप है, जब आप उत्तरी द्वीप पर जाओगे तो वहां पर इसका जो ये जो तारानाकी माउंट है ये मिलेगा आपको। और ये निकटवर्तियों को इनका कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। बस इसमें इतना ही याद रखना है, बाकी हमको कुछ याद नहीं रखना है। फिर है कि पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ पर हुआ। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि जो रायसीना सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो तो देख लिया था हम लोगों ने कि वो हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, क्योंकि रायसीना हिल कहाँ पर है, नई दिल्ली में ही है। लेकिन ये बोल रहा है कि पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, तो मध्य पूर्व की बात जैसे ही आए तो आपको सीधा सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये इस बार हुआ है अबू धाबी में। ठीक है, इतना याद रख लोगे अबू धाबी में। देखिए, आप पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी अबू धाबी में आयोजित हुआ है। और इसमें हमारे देश की तरफ से कौन गए थे, मोदी जी तो जाएंगे नहीं, लेकिन जो इसमें गए थे वो गए थे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। ठीक है, इन्होंने रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। ठीक है, तो अगर आपसे मुख्य अतिथि पूछ ले, सम्मेलन में आयोजनकर्ता कौन कौन थे, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, भारत, UAE विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय, ये लोग थे। तो इतना नहीं याद रखना है, बस सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है अबू धाबी में। ठीक है, आप देख लेते हैं स्नैप इंक डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स। देखिए कैसे कैसे तो इंडेक्स आ रहे हैं इस बार, तो हमारा तो काम है पढ़ना। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या खास है। 11 फरवरी 2025 को ये सुरक्षित इंटरनेट दिवस से पहले स्नैप इंक द्वारा जारी डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स में भारत लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है। तब तो फिर हम लोग इसको याद कर लेंगे भाई, स्नैप इंक डिजिटल वेब बीइंग की बात है तो ऐसा इंडेक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा जिसमें भारत टॉप पर आया कम से कम। तो आप लोग भी पढ़ते रहिएगा, बाकी और इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, है ना। फिर है QS इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग जो निकलती है उसकी बात। तो ये QS जो निकालती है संस्था QS ने 12 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग 2025 जारी की।
तो हमसे यही पूछेगा ना, रैंकिंग की बात हो रही है कि कौन निकालता है इसको, तो इसको निकालता है जो इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग है, उसको क्यूएस निकालता है। ठीक है। और इसमें दो भारतीय संस्थान शामिल हुए, कौन कौन सा शामिल हुए हैं, तो आईआईएम अहमदाबाद, ठीक है, ये कौन से स्थान पर रहा है इस बार, 42वें स्थान पर, और 2024 में ये 65वें स्थान पर था। ठीक है। और एक और रहा है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, आईआईएफटी, इसकी रैंकिंग क्या रही है, 63। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फिर इधर एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि क्यूएस इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग में 30 संस्थान शामिल हुए थे। यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इतना याद रख लोगे आप, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज नंबर 1 पर रहा है। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, फिर कुछ एक घटना दी हुई है कि मोल्डोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है इस बार, मोल्डोवा। ठीक, तो अगर सौर गठबंधन बहुत फेमस चीज है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, क्योंकि इसमें इसका जो मुख्यालय है वो भारत में ही है, और भारत में भी कहाँ पर है, तो वो तो आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर्च करके। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर। देख लेते हैं, ये मालडोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कब शामिल हुआ है, 16 दिसंबर 2024 को। ये अर्मेनिया की सदस्यता 104वें नंबर पर ग्रहण हुई थी, और मोल्डोवा 105वां सदस्य। इसमें नंबर वाइज पूछ लेता है कि जो अर्मेनिया था वो कौन से नंबर पर था, तो वो था 104वें पर। अगर आपसे 104 पूछ ले तब अर्मेनिया बताना, लेकिन जब 105 पूछेगा तब क्या बताओगे, मोल्डोवा। इतनी चीजें ही याद रखिए। फिर आ गया है न्यूनतम आहार विविधता संकेतक। तो ये क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक नया संकेतक निकाला है, न्यूनतम आहार विविधता। किस लिए निकाला है, ये हम लोगों ने देख लिया एक लाइन में, कि सतत विकास के लक्ष्यों की जो दिशा की प्रगति होती है उसको ट्रैक करने के लिए जो एक नया संकेतक बनाया गया है उसको कहा गया है न्यूनतम आहार विविधता संकेतक। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक शून्य भुखमरी को प्राप्त करना। तो उद्देश्य भी हमें समझ में आ गया कि इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि शून्य भुखमरी, जीरो हंगर किस में बात की गई है, हमारे SDG 2 में। ठीक है, तो वो भी याद हो जाएगा साथ साथ। 4 से 7 मार्च तक न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने 56वें सत्र को स्वीकार किया है। इतने ही पॉइंट इसमें याद रखने, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। तो हम लोगों ने देख लिया है कि न्यूनतम आहार विविधता क्या होती है। फिर इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की ब्लू वीजा प्रणाली स्टार्ट हो गई है इस बार। क्या है ये, यूएई ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश कर दिया है। पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 साल की रेजिडेंसी प्रदान करता है ये। ठीक है, जो पर्यावरण के हितैषी हैं और पर्यावरण को स्थिरता की बात करते हैं, उनमें जो योगदान दे रहे हैं ना व्यक्ति, उनको 10 साल की रेजिडेंसी प्रदान कर देता है। इसको कहते हैं ब्लू वीजा प्रणाली। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कौन करता है, यूएई। बढ़िया काम है ये तो, है ना। इसका पहला विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो 2025 हुआ था, वो कहाँ पर कब हुआ है, ये हुआ है 11 से 13 फरवरी में दुबई। ठीक, तो यही याद रखना है। इसे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय तथा संघीय पहचान नागरिकता सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया जाता है। तो जब बहुत ज्यादा संस्थाएं यूज कर रही हो ना, तब बहुत मुश्किल रहता है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें शामिल क्या है, हमारा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है। फिर इसके बाद उद्देश्य क्या है इसका, पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालीन रेजिडेंसी प्रदान करना, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख ली है। अब एक घटना और यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत यात्रा पर गए थे अभी। ठीक है, मोदी जी तो यात्रा करते ही रहते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, उस यात्रा को याद रखना कि कब कहाँ पर गए थे। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया फ्रांस में, फिर देख लिया अमेरिका में, अब देख रहे हैं कि मोदी जी कुवैत गए हैं। कुवैत कब गए थे, तो ये गए थे नरेंद्र मोदी जी 21 से 22 दिसंबर 2024 को कुवैत गए थे, और उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा थी। देखिए पहली बार गए थे कुवैत, बाकी फ्रांस तो 6 बार जा चुके हैं। और प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में हाला मोदी को संबोधित किया। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को औपचारिक स्वागत बयां पैलेस में 22 दिसंबर 2024 को किया, और मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ भी मोदी जी गए थे और यहाँ का भी सम्मान लेकर आए हैं। देखिए सम्मान की बात है तो कुवैत, कुवैत का सम्मान है ये, तो कुवैत को आप कबीर से याद कर लीजिएगा, है ना। कुवैत और कबीर देखिए सेम ही चीज है ना, ऐसे लिखिएगा। कुवैत का अगर सम्मान पूछे तो उसमें क्या है, कुवैत में कबीर।
या फिर यहाँ से भी हो जाएगा अल कबीर या मुबारक। अल तो देखिए वहां का फेमस चीज लगती है मुझे, जैसे देखिए कुवैत के जो अमीरों ने स्वागत किया उनके नाम मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अगर 3 नाम इतने बड़े हो सकते हैं और अगर 10 नाम दे देते तो एक पेज में भी नहीं आते, है ना। देखिए कुवैत के अमीर शेख मैसल अल अहमद अल जबर अल सबाब, देखिए कितने बार अल लग गया। तो अल ज्यादा नहीं लगाइएगा, नहीं तो अल में मतलब सीधा समझ लीजिए आपको कुवैत भेज दिया जाएगा। फिर उनके क्राउन प्रिंस थे शेख सबा अल खालिद अल सवाल अल अहमद अल मुबारक अल सबा। आप अपनी तरफ से भी एक दो अल लगा सकते हैं इसमें, है ना। तो हमें सवाल ये नहीं है कि इसमें से क्या याद रखना है, सवाल ये है कि इसमें से जो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर होता है वो याद रखना है कि कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया गया है, बस बाकी बात खत्म। ठीक। फिर 4 विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों पर बात हुई है यहाँ पर और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान प्रदान भी किया गया। ठीक है, इतनी ही चीजें देख लीजिएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ है इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले तो ये निकालता कौन है, इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में निकलता है ये। तो हिंद महासागर सम्मेलन जो होता है उसे कौन निकालता है, इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में ओमान के विदेश मंत्रालय सिंगापुर में स्थित राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से 8वें हिंद महासागर का आयोजन ओमान के मस्कट में हुआ है। तो देखिए इतनी राम कथा ना पढ़ के सीधा ये देख लीजिएगा यहाँ पर कि जो हिंद महासागर सम्मेलन होता है तो सबसे पहले तो लिखिए महासागर, ठीक है। और महासागर के सीधे नीचे लिखिए एम और यहाँ पर भी लिख लीजिए मस्कट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। महासागर से आप मस्कट मिला दीजिएगा और जब मस्कट आपको याद आ जाएगा तो मस्कट कहाँ पर है, ओमान में है। ठीक है, तो 8वां जो हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है वो मस्कट में हुआ है और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, एस जयशंकर साहब भी खतरनाक आदमी है। थीम इसकी क्या थी, समुद्री साझेदारी की नए क्षितिज की यात्राएं। ठीक है, तो ये थीम भी याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना है। ये 3-4 चीजें थी। अब अगर ये याद रखना है एक कि 7वां कहाँ हुआ था, बाई चांस अगर मिलान मिलान के लिए आ जाए और एक दो पुराने पूछ ले, तो 7वां सम्मेलन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था, क्योंकि वो भी हिंद महासागर से लगा हुआ क्षेत्र आ जाता है ना। ऐसे हमारा भारत और फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार और ये जो इंडोनेशिया वाला ये, फिर यहाँ पर आ गया ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर आ गया है अफ्रीका। तो यही तो हुआ ना हिंद महासागर। मैप बनाना तो कम से कम आना चाहिए आपको वर्ल्ड का, मेंस में कैसे बनाओगे। तो ये वाले एरिया की बात हो रही है। तो 7वां हुआ था तो वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और अब जो हो रहा है वो ओमान के मस्कट में हो रहा है, तो ओमान के मस्कट में हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट घटना यहाँ पर है कि रहने के लिए विश्व की जो 50 श्रेष्ठतम शहरों की टाइम सूची सामने आई है अभी। तो ये कहाँ पर है रहने योग्य सिटियां, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए ब्रिटिश कंपनी टाइम आउट द्वारा निकाली जाती है ये। सबसे पहली बात तो ये कौन निकालता है कि 50 शहर सर्वश्रेष्ठ है, तो उसे निकालता है ब्रिटिश कंपनी है टाइम आउट, वो निकालती है। ठीक है, 44 विभिन्न मानदंड होते हैं जिसमें भोजन, प्रकृति तक की पहुंच, नाइट लाइफ, संस्कृति, रहने के लिए सामर्थ्य, रहने की क्षमता, शहर का समग्र माहौल आदि ऐसी ऐसी चीजें उसमें शामिल होती हैं। सारी चीजें देखी जाती हैं कि ये रहने लायक है कि भैया रात में नाइट लाइफ कैसी है, ऐसा तो नहीं घर से निकले ही और मोबाइल छीन ले गया कोई, ऐसा तो नहीं है। भोजन कैसा मिलता है, प्रकृति तक पहुंच कैसी है, मतलब पेड़ पौधे कैसे क्या है, पार्क वार्क कैसे हैं, है ना, कल्चर कैसा है वहाँ का, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। इसी के बेसिस पे ये रिपोर्ट निकाली जाती है, कौन सी, 50 सर्वश्रेष्ठों की टाइम आउट सूची। ठीक है, इसमें शीर्ष स्थान दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर का है, बहुत अच्छी बात है ये, और दूसरा स्थान थाईलैंड के बैंकॉक का है। तो ये दोनों सिटियों के आपको नाम रखना है। शीर्ष स्थान अगर आपको रहने लायक है और आपको कहीं जाना है तो आप चले जाइए दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में, और अगर वहां नहीं जा पा रहे तो थाईलैंड चले जाइए, बैंकॉक में रहिएगा, बहुत अच्छी सिटी है। ठीक है, केप टाउन टॉप पे, दूसरे में बैंकॉक। देखिए रहने के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहर है और इनमें से भारत में टॉप 10 में कोई है कि नहीं है, भारत का कोई सा भी नहीं है। ठीक है, 2025 में रहने के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 शहरों में से टाइम आउट की रैंकिंग में भारत का एकमात्र शहर मुंबई आया है 50 में। ठीक है, कौन से नंबर पर आया है मुंबई, 49वें स्थान पर, बच ही गया, नहीं तो 50 में आते ही नहीं। पता चला कि टॉप 50 जो रहने लायक शहर है उसमें हमारे भारत का एक भी शहर नहीं होता अगर 49 पे मुंबई ना आया होता। तो अब भाई सब लोग दिल्ली छोड़कर मुंबई की ओर कूच करो और मुंबई में रहना चालू कर दो, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं
जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने के लिए सीबीडी कॉप 16 के फैली फंड जो लॉन्च हुआ है वो सीबीडी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ पर हुआ है? रोम इटली में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 16वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी 16 कैली फंड लॉन्च किया गया है। तो ये हमसे पूछ लेगा कि ये कॉप 16 जो है वो कहाँ पर हुआ है। कॉप 16 काय का? सीबीडी का। ठीक है, सीबीडी का कॉप 16 कहाँ पर हुआ है? रोम में, रोम के इटली में, सॉरी इटली के रोम शहर में। ठीक है, इतनी चीज याद रख लोगे। अब बात कर लेते हैं कि कैली फंड क्या होता है। कैली फंड जो है ना, ये एक वैश्विक वित्तीय तंत्र है। इस धन का उपयोग संरक्षण परियोजनाएं, विज्ञान अनुसंधान और उन स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा जो प्राकृतिक परिस्थिति की तारे तंत्र की, जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है ना आपका, उसकी जो रक्षा करेगा, उसके लिए मिलेगा आपको कैली फंड। ठीक है, तो आप भी रक्षा करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कैली फंड का प्रबंधन कौन करेगा? बात करते हैं भाई, मिल तो जाएगा लेकिन इसका प्रबंधन कौन करेगा? तो कौन करेगा? छोटी मोटी तो कोई करेगा नहीं, तो यूएनडीपी करेगा एक तो, और एक कौन करेगा? यूनेप। तो ये जो दो संस्थाएं ये करेंगी। जबकि मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफ एमपीटीएफओ प्रशासनिक कार्यों की देखरेख भी करेगा इसमें। ठीक है, तो ठीक है, ये संस्थाओं के नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, इतने तो माहिर आप लोग हो ही। अब एक चीन ने क्या किया है अभी? चीन कृत्रिम सूर्य ने परमाणु संयलन को बनाना एक कीर्तिमान समझा है। देखिए कि चीन क्या कर रहा है अभी, कि एक कृत्रिम सूर्य बना रहा है, वो सूर्य की तरह ही है ना, और परमाणु संलयन में बनाया गया ये एक नया कीर्तिमान है। तो भाई चीन तो कुछ भी कर सकता है नए कामों में, है ना, खतरनाक चीज हो गई है चीन। चलिए आते हैं इसको देखते हैं। चीन का जो प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक है, जिसे अक्सर कृत्रिम सूर्य के नाम से जाना जाता है। ये 1066 सेकंड में प्लाज्मा को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये चीन ने कर लिया है। ठीक है, तो इतने ही याद रखना है। इसका नाम क्या है? कृत्रिम सूर्य तो इसको कहते हैं, बस इसका नाम तो है टोकामक, है ना। ये क्या है? उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक। इसका नाम क्या है पूरा? एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक, है ना, ये याद रख लेना आप लोग। जो चीन के अनहुई प्रांत के हैफेई में चीनी विज्ञानिकी एकेडमी जो वहां पर है, उसमें प्लाज्मा भौतिकी संस्थान में स्थित है। तो ये भी अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर है, तो अनहुई प्रांत के हैफेई में। यही चीजें याद रखनी थी। फिर आ गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो कौन निकालता है? तो ब्रिटेन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स दुनिया के 199 देशों की 227 विभिन्न गंतव्यों के लिए 2025 की रैंकिंग जारी की है अभी हेनले पासपोर्ट ने। और इसमें 2025 में जापान दूसरे स्थान पर है। तो पहले पर कौन होगा यहाँ पर? पहले स्थान पर शीर्ष पर यहाँ पर है सिंगापुर। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें टॉप पर कौन हो गया है? सिंगापुर। और सेकंड पर कौन हो गया है? जापान। ठीक है, यही दो सिटियों के नाम रख लीजिएगा याद। देखिए ये हो गया सिंगापुर और जापान। बाकी देखा जाए तो इसमें अफगानिस्तान जो है वो 106वें स्थान पर है, और भारत इस पर कौन से स्थान पर है? 85 स्थान पर। तो ये आपको याद रख लेना, है ना। क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का नंबर जो है वो कौन सा है? 85 में स्थान पर भारत इसमें आ गया है। तो ये रैंक आप लोगों को याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं G20 की। ठीक है, तो G20 का 19वां शिखर सम्मेलन अभी हो रहा है। तो वैसे तो पूछा तो यही जाएगा कि लेटेस्ट तो यही है। तो जो 19वां शिखर सम्मेलन हो रहा है वो हो रहा है रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, अब बात करेंगे कि अगर बाई चांस पूछ लिया उसने कि 18वां कहाँ पर हुआ था, तो मैंने पहले लिख लिया है 18वां। तो 18वां हुआ था हमारे भारत में। ठीक है, G20, G20 पे खूब सवाल भी पूछे थे पिछली बार, है ना। तो वो हुआ था भारत में, और 19वां हो गया है ब्राजील में। अब एक बात और कर लेते हैं यहाँ पर कि फिर 18 19 हो गया, तो 20वां कहाँ हो गया? तो 20वां ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में 20वां हो जाएगा। तो ये भी याद रख लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका। अब तीन आपको G20 याद हो गए। पूछेगा तो इन्हीं में से, तीनों में से कोई सा भी एक पूछ लेगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। लूला डा सिल्वा तो नाम याद होगा ही यार, ब्राजील के राष्ट्रपति काफी टाइम से हैं। इनकी अध्यक्षता में ये संपन्न हो गया है 19वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, मोटो इसका क्या था? एक न्याय संगत विश्व और टिकाऊ ग्रह का निर्माण।
ठीक है, इसकी बात हो रही थी कि एक न्याय संगत विश्व और टिकाऊ ग्रह का निर्माण किया जाएगा। ये थीम थी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, तो ये भी याद रख लीजिएगा। और 20वां शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर होगा, दक्षिण अफ्रीका में। 19 नवंबर को सम्मेलन की समाप्ति हुई जब ब्राजील में, तो ये यहाँ के जो राष्ट्रपति थे सिरिल रामपोसा को लूला डा सिल्वा ने सौंप दिया। जो लूला डी सिल्वा है कहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो है हमारे ब्राजील के। तो उन्होंने अब आगे की जो कमान है वो किसको सौंप दी है, तो वो सौंप दी है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा को। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी थी। अब इसमें नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की नाइजीरिया और गुयाना की यात्रा हुई अभी। ठीक है, देख लेते हैं। 14 से 21 नवंबर 2024 को नाइजीरिया और ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सेदारी और गुयाना की यात्रा। मोदी जी वहां पर गए थे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सेदारी लेने, तो उन्होंने कहा चलो नाइजीरिया भी चल लेते हैं और फिर गुयाना भी चल लेते हैं, है ना। तो गलत तो नहीं किया, किया तो ठीक ही है। आप लोग बदनाम करते रहते हो कि मोदी जी घूम रहे हैं, आप लोग घूम नहीं रहे हो, है ना। चलो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी नाइजीरिया की यात्रा पर रहे और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर नाइजीरिया पहुंचे थे। ठीक है, वहां के राष्ट्रपति ने निमंत्रण दिया था तो फिर तो जाना ही पड़ता। और यहाँ पर देश का दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर ले आए। देखिए वहां पर भी गए थे, वहां का भी जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो ले आए। वो दूसरा सम्मान होता है। देखिए यहाँ पर खेल गए नाइजीरिया वाले, दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान दिया है, पहला नहीं दिया, बचा लिया है अभी। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर ये भी मिला है, नाम आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई न्यूज नहीं पढ़नी थी। फिर यहाँ पर आ जाइए, एक पॉइंट यहाँ भी दिया हुआ है। जॉर्ज टाउन में 20 नवंबर को मोदी ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता कैरिकॉम अध्यक्ष डिकॉन मैसिन ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री के साथ की है। बताइए, इतना नाम खतरनाक दे दिया है। कैरिकॉम के अध्यक्ष हैं डिकॉन मिसेल, ग्रेनेडा के ये प्रधानमंत्री हैं। इनके साथ क्या किया है भारत ने, कैरिकॉम शिखर सम्मेलन, भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन। ठीक है, 20 नवंबर को मोदी जी वहीं पर थे। फिर गुयाना के राष्ट्रपति के साथ क्या हुआ है, मोहम्मद इरफान अली जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दे दिया। इन्होंने भी नहीं छोड़ा, इनने भी दे दिया है। अभी होड़ सी चल रही है, लग रहा है कि मोदी जी जहां पर जाते हैं वहीं का सर्वोच्च सम्मान दे दिया जाता है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस भी मिल गया है मोदी जी को, कहाँ का, गुयाना का। तो हमें तो याद करना है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अगर आए तो गुयाना लगा देना, इससे ज्यादा क्या ही याद करेंगे। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 अभी आई है। अब फायर की बात हो गई है, देखिए जल की भी बात हो गई थी, वायु की भी बात हो गई थी, तो अब ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग की बात हो रही है। तो सेनाओं की क्षमता का आकलन करने वाली अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान जो IISS होता है वो इसको जारी करता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा इसके मामले में। और यहाँ पर टॉप पर रख लीजिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत का स्थान क्या रहा है, चौथे नंबर पर भारत रहा है हमारा। तो चौथे नंबर पर किस चीज में रहा है, वो रहा है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में। ठीक है, इतने ही पॉइंट यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट ये देख लीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग बनाई गई है अभी। अब दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग कौन बना सकता है, अभी हम तो इतने आगे हैं नहीं कि दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग बनाए। हाँ, हालांकि बनाएंगे आने वाले समय में। तो अभी बनाई है चीन ने, तियानसान सेंगली सुरंग। इसका नाम यदि पूछ लेना तो नाम याद रख लेना, तियान सान सेंगली सुरंग। सान 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 मतलब सा यहाँ पर बहुत दिखता है, जैसे अल दिखता था वहां पर कुवैत में UAE वाले नाम में, है ना। यहाँ पर दिखता है चीन में सान, सा बहुत दिखता है मुझे तो, है ना। तो तियानसान सेंगली सुरंग, बस इतना ही याद करना है। अगर इसका किलोमीटर याद रखना है तो रख लीजिएगा 22.13 किलोमीटर। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि हमें याद रखना है। अब देख लेते हैं, ब्राजील के ओपेक समूह में प्रमुख तेल निर्यातक देशों के शामिल हुए हैं। ओपेक जो है ना उसमें शामिल हुए हैं। तो यह निर्णय ब्राजील की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है कि ब्राजील ओपेक समूह में शामिल हो जाएगा, निर्यातक देश जो है ना उनमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील नवंबर 2025 में 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 30 में मेजबानी के लिए तैयारी कर रहा है। और वो तैयारी भी कर रहा है COP 30 की। ठीक है, तो COP 30 जो UNFCCC का होगा, क्योंकि इसमें लिखा है सीधा सीधा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो UNFCCC का COP 30 जो होगा वो कहां पर होगा, ब्राजील में। यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया है।
ठीक है, इतना ही है। फिर आगे है टाइम्स हायर द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग जो 2025 आई है, वो कौन निकालता है और हमारा उसमें क्या रोल है। देखिए, फरवरी 2025 में टाइम्स हायर एजुकेशन द टाइम्स हायर एजुकेशन जो है वो दा बन रहा है इसका शॉर्ट फॉर्म, द्वारा जारी वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025, ये विश्व भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का आकलन किया जाता है इसके तहत। ठीक है, तो इस वर्ष हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 14वें वर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। तो पूछा जाए ना कि टाइम्स जो दा है ये जो विश्वविद्यालय की रैंक निकालती है, टाइम्स हायर में नंबर 1 पर कौन है, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है नंबर फर्स्ट पर। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि सेकंड पर, तो सेकंड पर हो गया फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तीसरे पर हो गया। ठीक है, तो ये तीन ही रैंक याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं भारत की स्थिति इसमें क्या रही है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो आईआईएस बेंगलुरु है, वो 101 से 125 रैंक के बीच में शामिल रहा है, और पहले था जो मतलब पहले था ये 101 से 125 रैंकिंग के बीच में, और अब कितने में आ गया है, 201 से 300 के बीच में, तो रैंकिंग गिर गई है। फिर आईआईटी दिल्ली 151 से 175 से गिरकर ये भी 201 से 300 पर आ गया है। आईआईटी मद्रास कितने पर आ गया है, 201 से 300 के बीच में। आईआईटी मुंबई कितने पर आ गया है, 151 से 175 के बीच में। तो जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटी है और टॉप आईआईटी कॉलेज है, उनकी स्थिति ये है अगर देखा जाए टाइम्स हायर की नजर में, है ना। तो होगी ही, तभी तो वो ऐसा बोल रहा है। उनको और सुधारने की जरूरत है और अच्छा करने की जरूरत है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्स सूची आई है, तो उस फोर्स निकालती है दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका आती है फोर्स, उसमें 100 महिलाएं जो होती हैं दुनिया की, उनकी लिस्ट आती है। तो उसमें टॉप पर कौन है, टॉप 10 में सबसे टॉप पर है उर्सुला वोन डेयर लेन। ठीक है, जो ये किसकी अध्यक्ष है, ये यूरोपीय आयोग जो ईयू होता है ना, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड। तो एक तो ये रख लीजिए अगर टॉप पर पूछा जाए तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, और सेकंड पर क्रिस्टीन लेगार्ड, दोनों ही एक यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है और एक यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है। ठीक है, फिर कर लेते हैं भारत की बात। भारत में कौन यहाँ पर आया है, तो 100 में 28वें नंबर पर निर्मला ताई आ गई है। तो ये तो अच्छी बात है, वित्त मंत्री जी हमारी 28वें नंबर पर है। और 81 पर रोशनी नडार, जिनकी एससीएल टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो है। और 82वें नंबर पर किरण मजूमदार सो, जो बायोकॉन है ना उसकी संस्थापक है ये। तो यही पॉइंट याद रख लीजिएगा, नंबर 28 पर कौन, निर्मला सीतारमण, 81 पर रोशनी नडार एससीएल टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष, और फिर है 82 पर है किरण मजूमदार सो, जो कि किसकी अध्यक्ष है, वो बायोकॉन की संस्थापक है। ठीक है, यही था। फिर मेटा की सबसे लंबी सब सी केबल परियोजना वाटरवर्थ, इसका क्या हुआ है कि सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म है मेटा, जो फेसबुक आप लोग चलाते हो इसी को तो मेटा बोलते हैं अब। तो इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया, कनेक्टिविटी बढ़ा दी जाएगी इसकी, तो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की घोषणा की गई है। ठीक है, और ये वाटर वर्थ का उद्देश्य क्या है कि ये दुनिया की सबसे लंबी और उच्चतम क्षमता वाली सब सी केबल प्रणाली स्थापित करके विश्व में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी, है ना। और जो अगर पृथ्वी की परिधि से देखा जाए तो ये 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबी होगी। और इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे, तो ये परियोजना अमेरिका, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित 5 महाद्वीप को जोड़ी जाएगी। किस किस को, अमेरिका को जोड़ेगी, भारत को जोड़ेगी, ब्राजील को जोड़ेगी। तो देखिए अमेरिका हो गया उत्तर अमेरिका में, ब्राजील हो गया दक्षिण अमेरिका में, तो दो दो महाद्वीप तो ये हो गए। फिर भारत हो गया एशिया में, तो 3 महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका हो गया अफ्रीका में, तो 4 महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया 5 महाद्वीप। तो ये 5 महाद्वीपों की जोड़ने की बात की गई है 50,000 किलोमीटर की लंबाई के तहत। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि इसकी परियोजना का जो केबल परियोजना है ये कब तक शुरू होने की संभावना है, तो ये 2030 तक हो जाएगी, बहुत जल्दी शुरू हो रही है। तो देखा जाए तो अभी 2025 चल रहा है, 5 साल में शुरू हो जाएगी। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया। फिर है मेजराना बन, मेजराना बन जो है वो विश्व की पहली क्वांटम चिप है। अब बात कर लेते हैं कि भैया जो मेजराना बन है, ये चिप तो है, पर ये किसने तैयार की है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने फरवरी 2025 को मेजराना वन नामक एक चिप प्रस्तुत की है। तो ये इसका श्रेय किसको जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट को जाएगा। और ये टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप है, जिसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाना है। तो विश्व की पहली चिप है, तो आपसे खूब अच्छे से सवाल पूछ सकता है वो, इसलिए इस पे लगाइए स्टार। कौन सा, मेजराना वन
कौन सी चिप है, या तो ये पूछ लेगा तो ये क्वांटम चिप है, या फिर पूछेगा किसने जारी की है, किसने बनाई है इसको, माइक्रोसॉफ्ट ने। एक यहाँ पर है, यह चिप मेजराना फर्मियम पर आधारित है जो स्वयं अपने प्रतिकण के रूप में कार्य करता है। तो ये पॉइंट और दिखा। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि याद करने लायक हो या प्री में कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अब देख लेते हैं, यूके के चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर सहमति जता दी है। यूके का जो चागोस द्वीप था, इसकी लोकेशन आपको शायद दिख रही होगी। जो मान लीजिए ये हमारा हो गया इंडिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर आपको मिलता नीचे में चागोस द्वीप, ठीक है। और यहाँ पर तो अफ्रीकन कंट्री थी ही। तो चागोस द्वीप जो था, इस पर ब्रिटेन का अधिकार था, और ब्रिटेन भी इसको अमेरिका को दिए हुए था, और अमेरिका इस पर अपनी सेना ट्रेन करती थी। यूके भी करता था और अमेरिका भी करता था। तो अब ये जो चागोस द्वीप है ना, इस चागोस द्वीप को सहमति दे दी है, मॉरिशस को सौंप दिया गया है ये, ठीक है। तो ये इसी के बारे में है कि सहमति जता दी है उस पर यूके ने। तो यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर 4 अक्टूबर 2024 को सहमति जता दी है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के अंतिम अफ्रीकी उपनिवेश पर लंबे समय से चल रहे विवाद को समाप्त हो गया है। क्योंकि ये आता तो अफ्रीका के अंडर में आता था ये, है ना, अफ्रीकन द्वीप कहा जाता था इसको। लेकिन इस पर बहुत लंबे समय से इन दोनों पर चलता था, मतलब विवाद चल रहा था मॉरिशस में और यूके के बीच में। तो लास्ट में ये मॉरिशस को दे दिया गया है, और इस पर अब विवाद समाप्त हो गया है। इतनी चीज याद रखनी है, इससे ज्यादा नहीं। फिर यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये भी देख लेते हैं कि चागोस द्वीप समूह जो है ना, 60 से अधिक द्वीपों का समूह है, और मॉरिशस को वापस देने के बाद भी डियागो गार्सिया की संप्रभुता 99 वर्षों की अवधि के लिए ब्रिटेन और अमेरिका के पास अभी बरकरार रखी गई है। तो यहीं पर एक और है, डियागो गार्सिया। इस द्वीप की जो संप्रभुता है वो अभी भी कहाँ पर है, वो अमेरिका और ब्रिटेन के पास रखी गई है। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने देखा क्या क्या है, और देखते हुए इसको देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा है सबसे पहले मेजराना बन, जिसकी क्वांटम चिप बन गई है, किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। यूके ने चागोस द्वीप समूह किसको सौंप दिया है, मॉरिशस को सौंप दिया है। फिर मेटा सबसे लंबी सब सी केबल परियोजना वाटर पर से चलाएगा, मेटा फेसबुक, है ना। दुनिया की 100 सबसे फोर्स की जो सूची निकलती है, उसमें 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट हम लोगों ने देख ली है। नंबर 1 पर किसको देखा था, उर्सुला वॉन डेयर को। नंबर 2 पे क्रिस्टीना गेनार्ड को। और भारत की कौन सी थी, 28, 81 और 82वें स्थान पर। 28 पर कौन थी, निर्मला ताई। और 81 पर और 82 पर कौन थी, एक पर रोशनी नडार और किरण मजूमदार शो, ठीक। ये हम लोगों ने देख लिया था। पर टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग आई है, उसमें नंबर 1 पर कौन, हार्वर्ड विश्वविद्यालय रहा है, और नंबर 2 पर रहा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। फिर हम लोगों ने देखी थी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, देख ली थी चीन में। और उसके बाद ब्राजील ओपेक समूह में शामिल हो गया था, ये भी देख लिया था। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग देख ली है हम लोगों ने। प्रधानमंत्री मोदी जी की नाइजीरिया यात्रा और गुआनिया यात्रा भी देख ली। G20 में 19वां शिखर सम्मेलन देख लिया, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, 20वां कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में, 18वां हमारे भारत में हुआ था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग देख ली है, टॉप देख लिया था, सिंगापुर था टॉप पर। चीन में कृत्रिम सूर्य बना दिया गया, उसका नाम क्या था, टोकामक। जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने के लिए CBD COP 16 कहाँ पर होगा, रोम के इटली में, ठीक। रहने के लिए विश्व की 50 सूची आई है सर्वश्रेष्ठ, कहाँ सबसे टॉप कौन है, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका का। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ये हम लोगों ने देख लिया था, ओमान के मस्कट में। और प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत यात्रा पर गए थे, जहाँ से अल कबीर नामक उनको सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला था। संयुक्त अरब अमीरात की ब्लू वीजा प्रणाली को समझ लिया था क्या थी। न्यूनतम आहार विविधता के संकेतक देख लिए थे। QS की इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग भी देख ली थी। मेल्डोवा जो कि 105वां सदस्य बन गया है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, वो देख लिया था। स्नैप इंक डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स भी देख लिया। पहला रायसीना मध्य यूरोप सम्मेलन देख लिया था हम लोगों ने। मध्य यूरोपीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, UAE में, ये बात कर ली थी। रायसीना दिल्ली में होता है वैसे, और लेकिन पहले मध्य यूरोपीय की बात हुई थी। न्यूजीलैंड की तारनाकी माउंट पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा मिल गया है। उसके बाद भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को देख लिया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी, ये सारा देख लिया था हम लोगों ने। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान क्या क्या शर्तें लागू हुई थी, वो देख ली थी। एक्सेस नाउ की वर्ष 2024 की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट देख ली थी, उसमें भारत दूसरे नंबर पर आ गया था।
ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका यात्रा पर क्या हुआ था, ये हम लोगों ने सारे पॉइंट्स देख लिए थे। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? A23, साउथ जॉर्जिया के पास फंसा हुआ है अभी। जलवायु जोखिम सूचकांक में देख ली थी, जोखिम में 6वीं रैंक थी हमारे भारत की। सीपरी की विश्व हथियार रिपोर्ट भी इसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। तो ऐसे ऐसे संयुक्त राज्य विश्व का ग्लेशियर रिपोर्ट दिवस देख लिया था। 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट देख ली थी। विश्व जल विकास रिपोर्ट ये भी कंप्लीट कर लिया था। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट किसने किसने निकाली थी? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट इंडेक्स में क्या नंबर था भारत का? वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में भारत का क्या नंबर था? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 कंप्लीट कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा भी हम लोगों ने देख ली थी, उसमें क्या क्या हुआ था वो सारे पॉइंट्स समझ लिए थे। ग्लास सीलिंग इंडेक्स जो इस बार आया था महिलाओं की स्थिति दिखाने के लिए, वो भी देख लिया था। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन देख लिया था। और उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने मोदी जी की श्रीलंका यात्रा से। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने आज सारी की सारी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं कंप्लीट कर ली हैं। तो आप पहले पूरी क्लास देखिए और उसके बाद क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिएगा इसको साथ साथ। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।